बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो ऐसे टॉपिक पे होने वाली है जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए थे कि जी आप कैनेडियन एजुकेशनल सिस्टम के बारे में ज़रा डिटेल में बता दीजिए ताकि हमें ये आसानी हो जाए कि जी हमारा जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हैं उस सिस्टम को आप कैनेडियन सिस्टम से कंपेयर कर सकें। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि मेरी सारी की सारी एजुकेशन टिल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में हुई है, तो मैं एक बहुत अच्छे तरीके से इस कंपैरिजन को समझ सकती हूँ। और क्योंकि ना ये कि मैं ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे सिस्टम को देखा एज अ स्टूडेंट जब मैं यहाँ पे मास्टर्स ऑफ एजुकेशन के लिए आई, बल्कि ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीच कर रही हूँ और ये मेरा 4th ईयर है यहाँ पे पब्लिक स्कूल सिस्टम में टीच करते हुए हाई स्कूल को। तो मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कौन से सिस्टम हमें बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग एन इंडियन और बीइंग अ बांग्लादेशी और फ्रॉम वेयर एवर यू बिलोंग टू, आप जहाँ, तो आपको क्या फील होगा डिफरेंस। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जी यहाँ पे जो स्कूलिंग है वो डिफरेंट टाइप्स की है। एक तो पब्लिक स्कूल्स आ जाते हैं जिसके अंदर पब्लिक स्कूल्स में आपके पास के यानी किंडरगार्टन टू 12 यानी ग्रेड 12 जिसे आप सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा कहते हो, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इन द पब्लिक स्कूल्स। ठीक है। सेकेंड आ जाता है कि जी प्राइवेट स्कूल्स भी मौजूद हैं जिनकी हर स्कूल की अपनी अपनी फ़ी होती है जो कि मंथली वो चार्ज करते हैं। तीसरे टाइप का आ जाता है कि जी कैथोलिक स्कूल्स भी होते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा कम्युनिटी स्कूल्स भी होते हैं जिसके अंदर इस्लामिक स्कूल्स आ जाते हैं, या सिख कम्युनिटी की बहुत बड़ा उनका एक सेटअप है, वो स्कूल्स आ जाते हैं, या और अगर कोई चाइनीज़ हैं उनका आ जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके के भी आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। मेजॉरिटी जो कि यहाँ पे रिज़ाइड करती है कनाडा में या भी, और मैंने तो जो कैनेडियंस हैं ज़्यादातर लोगों को अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में ही जाते हुए देखा है, मतलब उनको भेजते हुए देखा है। इसके अलावा हम जैसे जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रेफर करते हैं कि जी पब्लिक स्कूल सिस्टम इज़ परफेक्टली फ़ाइन। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो यहाँ से अरसा अरसा यहाँ पे एज एन इमिग्रेंट आए, यहाँ पे अब उनके बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं एंड दे आर परफेक्टली फ़ाइन, और उनके बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो चुके हैं, दे आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ्स। तो इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस कि आपने पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ है या प्राइवेट से पढ़ा हुआ है। हाँ, अगर आपको लगता है कि जी आपका प्राइवेट स्कूल में, ऑब्वियसली प्राइवेट स्कूल्स में ये होता है यहाँ पे कि जी स्मॉलर क्लास साइजेस होते हैं, और आप चाहते हो कि नहीं जी मुझे तो बहुत ही हाई लेवल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन चाहिए, तो आप डेफिनेटली यू कैन सेंड योर किड्स टू द प्राइवेट स्कूल्स। इसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड कुछ लोगों को ये भी होता है कि नहीं जी हमें इस्लामिक वैल्यूज़ इंस्टिल करनी है अपने बच्चों में बचपन से ही, तो हम चाहते हैं कि जी उनको एक इस्लामिक माहौल मिले, उनको इस्लामिक स्टडीज़ अपने स्कूल में एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, अरेबिक क्लासेस हों या कुरान क्लासेस हों, या जो भी आप जिस रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं, आप चाहते हैं कि जी रिलीजियस वैल्यूज़ आपके बच्चे में बचपन से एक इंस्टिल हों, और तो आप प्रेफर करते हो कि जी उन्हें अपने जो रिलीजियस जिसका इस्लामिक है या सिख है जो भी है आप उसमें भेजना चाहते हो, उनकी भी अपनी एक फ़ी होती है। नाउ अगेन हर स्कूल्स के स्टैंडर्ड्स फ़र्क होते हैं, तो अभी से आपको अपना रिसर्च करना पड़ता है। आज के दिन मैं सिर्फ डिस्कस करूँगी कि जहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम के क्या हालात हैं, कौन सी एज में कौन सी ग्रेड लेवल में आप जाते हो, कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है, कितना लॉन्ग होता है, क्या ड्यूरेशन होता है उनके पीरियड्स, क्या कितने पीरियड्स होते हैं, स्कूल टाइमिंग्स क्या होते हैं, और कौन सा हाई स्कूल लेवल पे जाके आपको क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, किस किस्म के एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स होते हैं या इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, और इस सारी चीज़ों को हम आज मैं डिस्कस करूँगी। और आप इन डेप्थ अगर जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आई बी शेयरिंग द लिंक्स डाउन देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन जस्ट डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट योरसेल्फ। आज हम क्विकली जल्दी से बात कर लेते हैं कि जी यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं किंडरगार्टन की। किंडरगार्टन में जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के कैटेगरी में आ जाता है ये, और ये टिपिकली स्टार्ट होती है एज 4 से, और इसमें ज़्यादातर प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं, और इसके अलावा स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग और क्राफ्ट्स एंड गेम्स, यानी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू, प्ले बेस्ड लर्निंग के थ्रू उनको बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जी प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन यूजुअली स्टार्ट होती है जब आप 6 साल का होता है आपका बच्चा, 6 to 13 पे चली जाती है, और आप इसको समझ पा रहे होंगे कि 13 में बच्चा यूजुअली ग्रेड 8 में होता है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रेड 1 to 8
के बारे में कि जी यहाँ पे क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अब सब्जेक्ट्स की बात होगी, ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं कि दे आर 4 मेन एरियाज जहाँ पे इनको पढ़ाया लिखाया जाता है, और वो होते हैं सबसे पहले जी ELA, जिसे आप कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स, रीडिंग राइटिंग एंड ऑल दैट। इसे ELA यहाँ पे कहा जाता है, जैसा हम अपने उधर इंग्लिश कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स कहा जाता है। उसके अलावा मैथ इंट्रोड्यूस की जाती है ग्रेड 1 से इन लोगों को प्रॉपरली। इसके अलावा साइंस, सोशल स्टडीज़। तो आप सोच सकते हैं कि इनके अलावा दे आर 4 मेन एरियाज। सबसे पहले ELA इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स, फिर मैथमेटिक्स, फिर आ जाता है साइंस एंड देन सोशल स्टडीज़, और इसके अलावा उनको आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और फिजिकल एजुकेशन, ये इनके एरियाज होते हैं जो ग्रेड 1 to 8 ये लोग फोकस कर रहे होते हैं इंटायरली, ठीक है। इसके अलावा इनके पास कोई और चीज़ नहीं होती। हाँ, एक ऑप्शन ज़रूर होती है कि अगर आपका स्कूल फ्रेंच लैंग्वेज टीच कर रहा है तो आप फ्रेंच के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं होती हैं यहाँ पे ग्रेड 1 to 8 तक ना। इसके अलावा जैसा हमने पाकिस्तान में अगर मैं कंपेयर करूँ तो हम लोग उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, सोशल स्टडीज़, साइंस, मैथ, ये सारी चीज़ें पढ़ा करते थे, और ये हमारे लिए ज़रूरी होती थी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होती थी। अब क्योंकि ये बोलते ही इंग्लिश है, इनकी लैंग्वेज ही इंग्लिश है, लेकिन इसके अलावा फ्रेंच भी इनकी, दे आर 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ कनाडा, एक इंग्लिश है और एक फ्रेंच है। फ्रेंच हर स्कूल में टीच नहीं की जाती है, कुछ स्कूल्स में ऑफ़र होती है, कुछ स्कूल्स में नहीं होती है। और तो आप फॉर एग्जांपल, मैं अपनी अगर एग्जांपल लूँ तो मैं जब कनाडा मूव हुई तो सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर में आई थी। तो उधर मेरे बच्चों के स्कूल में मेरे बच्चे ग्रेड 2 और 3 में थे, वो फ्रेंच पढ़ते थे, ठीक है। अब फ्रेंच कितना टाइम्स अ वीक होती थी, इट वाज जस्ट टू टाइम्स अ वीक, यानी 2 पीरियड्स होते थे पूरे हफ्ते में, ठीक है। तो इतनी फ्रेंच वो पढ़ लेते थे। इससे ज़्यादा फ्रेंच तो मैं सऊदी में बच्चों को पढ़ाते हुए आई थी, क्योंकि सऊदी में जो मैं बच्चे थे, जिन लोगों ने मेरा चैनल हमेशा से फॉलो किया है आप जानते होंगे कि मैं सऊदी से आई थी यहाँ पे, तो फ्रेंच वहाँ भी बच्चों को पढ़ाया जाता था, ठीक है ना। तो अब हम वापस आ जाते हैं, और उससे जो फ्रेंच मैंने यहाँ पे सीखी उससे कहीं ज़्यादा ये सऊदी में सीख चुके थे, ठीक है। एनीवेज हम वापस आ जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, आर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, जिसे आप जिम पीरियड कहते हो, ठीक है, फिजेड पीरियड कहते हैं, ठीक है। बस ये 5-6 कोर एरियाज होते हैं जहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं ग्रेड 1 to ग्रेड 8, दैट्स इट। नाउ दिन में कितने पीरियड्स होते हैं? दिन में होते हैं 5 पीरियड्स। इनके टाइमिंग्स क्या होते हैं पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर मैं हाई स्कूल पे लेके चलूंगी आपको। पहले हम ग्रेड 8 तक अपना काम खत्म करते हैं। किंडरगार्टन में ऑब्वियसली इनके जो ऑफ टाइमिंग्स होते हैं वो थोड़े अर्ली होते हैं, और यूजुअली वो 12:30 1 तक इनको फारिग कर दिया जाता है, या 1:30 भी हो जाता है, तो वेरीज अ लिटिल। लेकिन अब हम लोग ग्रेड 1 to 8 की बात अगर करें तो इनके स्कूल टाइमिंग्स होते हैं 9 to 3:20, ठीक है जी। मैं रिपीट कर देती हूँ, ये जी ग्रेड इनके टाइमिंग्स होते हैं 9 o'clock to 3:20 या 3:30 भी होते हैं इन केसेस। अब होता क्या है, इनके स्टार्ट होता है 9 o'clock से क्लासेस, एक तकरीबन 1 hour to 65 minutes, यानी 60 to 65 मिनट्स का एक पीरियड होता है ना। इसी तरह से फिर इनकी एक ब्रेक होती है 11:10 to 11:20, जो कि सिर्फ 10 मिनट्स की होती है, जिसमें बच्चे रिलैक्स कर लेते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं, पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं, इधर उधर घूम लेते हैं, और थोड़ा फिजिकल मूवमेंट इनकी हो जाती है, ठीक है ना। अगर सोते हुए बच्चे जाग जाते हैं, ये भी कहा जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं 11:10 पे इन लोगों का थर्ड लेसन स्टार्ट होता है। आई एम रिपीटिंग, 9 to 10:05 फर्स्ट पीरियड, 10:05 to 11:10 इनका सेकेंड पीरियड, 11:10 to 11:20 इनकी ब्रेक होती है। इसके अलावा 11:20 से स्टार्ट लेके 12:25 इनका थर्ड पीरियड होता है। फिर स्टार्ट होती है 12:25 to 1:15 इनका लंच ब्रेक होता है, और लंच ब्रेक के बाद इनका फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो जाता है, वो 1:15 to 2:20 तक चला जाता है ना।
2:20 पे इनका 5th पीरियड जो कि लास्ट पीरियड होता है वो स्टार्ट होता है, और 2:20 to 3:20 इन लोगों का 5th पीरियड ख़त्म होता है। ये थोड़ा सा छोटा होता है, एज यू कैन सी। जो बाकी के पीरियड्स है वो 60 मिनट्स लॉन्ग थे, एंड नाउ दिस 65 मिनट्स लॉन्ग थे, सॉरी, एंड दिस वन इज़ 60 मिनट्स। नाउ यूजली थर्ड पीरियड में क्योंकि इनके बसेस आके खड़े हुए होते हैं, तो ऑब्वियसली टीचर्स हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि इनको ऑन डॉट यानी 3:18 3:19 तक इनके बैग्स पैक हो जाने चाहिए, ताकि बच्चे ऑन टाइम बसेस को बोर्ड कर सकें। ठीक है ना। द थिंग इज कि अब हम लोग क्योंकि ग्रेड 1 to 8 को पहले डिस्कस करें, तो मैं लेट मी जस्ट फिनिश ऑल द डिटेल्स अबाउट इट कि एग्जाम्स क्या होते हैं, टेस्ट क्या होते हैं, वो क्या होता है। अब जिन लोगों ने मुझे सुना होगा उन्होंने बोला कि जी आपने तो 6 सब्जेक्ट्स काउंट करवाएं, फिजिड एंड आर्ट्स। तो ये मैं आपको बता दूं, एक इन लोगों का क्या होता है कि जी साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है, 2 सेमेस्टर्स का मतलब होता है कि अगर आप सितंबर टू जून की बात करते हो तो वी हैव 10 मंथ्स। ठीक, 10 मंथ्स में 5 महीने ये ईएलए, मैथ, साइंस एंड सोशल स्टडीज़, ये तो 4 पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये क्री पढ़ा देते हैं। उसके बाद जो सेकंड सेमेस्टर आता है उसमें 4 बेसिक सब्जेक्ट्स तो हैं ही, ईएलए, मैथ, साइंस, स्टडीज़, और जो 5वां होता है वो उसके अंदर फिजिक्स पढ़ा देते हैं। इस तरह से ये लोग करते हैं। तो इस तरह इन लोग के 6 जो कोर एरियाज हैं वो कवर हो जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू द एग्जाम्स। एग्जाम्स इन लोग के नहीं होते हैं, इन लोगों के होते हैं यू कैन से थ्रू आउट द ईयर इन लोगों की असेसमेंट्स चली जाती है। जिन्होंने फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट्स पढ़ रखे हैं वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। तो थ्रू आउट द ईयर इनके असेसमेंट्स चल रही होते हैं, इनके असाइनमेंट्स के मार्क्स होते हैं, इनके होमवर्क्स के मार्क्स हैं, अटेंडेंस के मार्क्स हैं, इनके प्रोजेक्ट्स के मार्क्स हैं, और इसी तरह से ये सारी चीज़ों के मार्क्स के एक्यूमुलेट करके ये डिपेंड इस पे जो इनका जो यू कैन से कि वेदर दे आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट क्लास, ये उस पर डिपेंड होता है। नाउ द थिंग इज़ कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो कि बहुत ही बॉर्डर लाइन पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों को एक क्लास में रोकने का यानी फेल करने का कोई रवाज मुझे नज़र नहीं आया इन माय 4 years ऑफ टीचिंग है। तो क्योंकि 4th ईयर मेरा कंप्लीट ही होने वाला था, आई वुड से 4, यहाँ पे मैंने कभी किसी बच्चे को फेल होते हुए नहीं देखा। तो ग्रेड 1 to 8 इनका कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यानी किंडरगार्टन टू 8 कह लीजिए कि बच्चा फेल होके पिछले ग्रेड में रह जाएगा। दे मेक श्योर कि भाई बच्चा सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और तो चाहे आपको फील हो, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी मुझे फील होता है कि जी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि मेरा नहीं ख्याल कि उनको नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट होना चाहिए बिकॉज दे आर नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट ग्रेड। बट यहाँ पे इनके कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। इनको उनकी जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है, हर बच्चे को टाइम डिफरेंट लगता है डिफरेंट चीज़ों को ग्रैस्प करने में। तो दे डोंट वांट एनीवन टू फेल। ठीक है, तो वो ये कहानी होती है। तो बच्चा चाहे जिस लेवल का भी हो वो नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जी हमें एग्ज़ाम्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जून में जाके इन लोगों का ये जो सेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इन लोगों के एग्ज़ाम्स अगर नहीं हैं तो ऑब्वियसली क्विजेज़ होते हैं, टेस्ट्स होते हैं, होमवर्क्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारा साइंस प्रोजेक्ट हुआ था, उसके 5% मार्क्स थे। अब हमारा मैथ फेयर होने वाला है, उसके अनदर 5 to 10% है। इट वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर, फ्रॉम ग्रेड टू ग्रेड ऑल्सो, कि वो कितना परसेंटेज एलोकेट कर रहे हैं। यूजली ग्रेड 7 and 8 में ये लोग एलोकेट करते हैं 10% फॉर द प्रोजेक्ट। हम ग्रेड 9 ऑनवर्ड्स टू 12 वी जस्ट यूजली वी एलोकेट ओनली 5%, लेकिन ये टीचर टू टीचर भी वेरी करता है। तो ज़्यादातर इन लोगों का अगर आप समझें कि भाई ये क्या हो रहा है, तो इन लोगों के ज़्यादातर सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाता है, इनके लाइफ स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है। दे जस्ट मेक श्योर दैट द किड्स आर रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड। तो ये इन लोगों का एजुकेशन सिस्टम है। हम आगे चलते हैं। ग्रेड 8 तक मैंने सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। इसको हम ग्रेड 9 to 12 लेके चलेंगे। ग्रेड 9 to 12 अब बहुत डिटेल में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। ग्रेड 9 to 12 में क्या होता है कि जी हमारे 2 सेमेस्टर्स जो कि होते हैं, लेट्स से सितंबर टू जनवरी तक इनका एक सेमेस्टर, देन फेब टू जून इनका दूसरा सेमेस्टर होता है। क्योंकि मैं खुद हाई स्कूल टीचर हूँ तो मैं आपको डिटेल में बता पाऊँगी इस बारे में कि जी फर्स्ट सेमेस्टर। नाउ हाई स्कूल में क्या होता है कि जी इनके
टोटल 30 क्रेडिट आवर्स इनको फिनिश करने हैं, ठीक है नहीं जी। ग्रेड 9 to 12 30 क्रेडिट आवर्स का क्या मतलब होता है, इसमें मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। 2 सेमेस्टर्स होते हैं, हर सेमेस्टर में इनको 5, जिसको मैंने आपको बता दिया कि 5 पीरियड्स होते हैं, ठीक है जी। एक सेमेस्टर में 5 पीरियड्स, दूसरे सेमेस्टर में 5 पीरियड, इस तरह से आपका साल ख़त्म हो गया, तो आपके पास 10 पीरियड्स हैं। आप 10 कोर्सेज भी ले सकते हो ग्रेड फ्रॉम 9 to 12 ना। ग्रेड 9 के इनके कुछ फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, इसी तरह से ग्रेड 10 के भी कुछ फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं। ग्रेड 11 और 12 में इनके जो दूसरे कोर्सेज आ जाते हैं, जो कि आप समझें कि जी आपने ग्रेड 9 और 10 में साइंस पढ़ा दिया बेसिक, आपने बेसिक मैथ पढ़ा दिया, आपने इसी तरह से बेसिक सोशल स्टडीज़ पढ़ाया हुआ है, वो सारी को करके, और उसके बाद जो स्पेशलाइज कोर्सेज होते हैं वो फिर आगे चले जाते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं कि इनके जो 30 क्रेडिट आवर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। इनके कंपलसरी क्रेडिट्स होते हैं 17। इन 17 क्रेडिट्स में इनके पास ग्रेड 9 में इनको इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस और स्टडीज़ और फिजिकल एजुकेशन, जिसको हेल्थ एजुकेशन भी कहते हैं, ये 5 क्रेडिट्स इनको करना लाजमी है। फिर ग्रेड 10 में आ जाते हैं जो कि कंपलसरी क्रेडिट्स हैं, अगेन 5। उसके अंदर अगेन लैंग्वेज आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ और फिजिकल एजुकेशन आ जाता है। ग्रेड 11 में अगेन दे आर 4 कंपलसरी क्रेडिट्स, जो कि क्या हैं, लैंग्वेज आर्ट्स, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज एंड फिजिकल एजुकेशन। इसी तरह से ग्रेड 12 में दे आर 3 कंपलसरी क्रेडिट्स, जिसमें लैंग्वेज आर्ट्स, मैथमेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन आ जाता है। उसके बाद जब आपने 17 कंपल्सरी क्रेडिट्स कर दिए तो वी आर नाउ लेफ्ट विथ 13 क्रेडिट्स आउट ऑफ 30 क्रेडिट्स जो इनको कंप्लीट करने हैं फ्रॉम ग्रेड 9 to 12। अगर ये 30 क्रेडिट्स मिनिमम नहीं कंप्लीट करते तो ये हाई स्कूल डिप्लोमा के लिए एलिजिबल नहीं होते, जिसे आप ग्रेड 12 या पाकिस्तान में इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक है। नाउ 13 जो ऑप्शनल क्रेडिट्स हैं, इसमें क्या क्या होता है। इसमें आप अगर लैंग्वेज आर्ट्स के एडिशनल कोर्सेज लेना चाहते हैं या मैथमेटिक्स के लेना चाहते हैं, नाउ मैथमेटिक्स के मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं खुद मैथ टीचर हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बेहतर आपको ये बता सकूँगी कि मैथ में आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। लेट्स सपोज नंबर 1 एसेंशियल मैथमेटिक्स होता है, जो कि बिल्कुल एक बेसिक मैथ होता है, जो कि आपके एवरीडे लाइफ में आपको ज़रूरत है। उसके अलावा आपके पास आ जाता है अप्लाइड मैथ। अप्लाइड मैथ में एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड ऑल दैट आ जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्री कैलकुलस। प्री कैलकुलस में आपके पास होता है अगेन ये जो मैथमेटिक्स में आपको बात बता रही हूँ कि ये आपके पास ये ऑप्शनल वाला नहीं है। इसमें आपके पास ये जो मैंने आपको 3 बताए थे, ये आपके कंपलसरी क्रेडिट्स हैं, जो कि ग्रेड 11 और 12 में आपको पूरे करने होते हैं। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ये जो मैंने आपको 3 बताए हैं, एसेंशियल और अप्लाइड और प्री कैलकुलस, ये 3 आपके पास कंपलसरी होते हैं। इनमें से कोई एक आप चूज कर लीजिए कि आप कौन सा वाला करना चाहते हैं। तो ग्रेड 11 में आप एक करते हो और उसी का जो सेकंड पार्ट होता है वो ग्रेड 12 में करते हो। नाउ इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मैथ में थोड़ा डिटेल में मैं चली जाती हूँ कि अगर आपने लिया है इंट्रोडक्शन टू प्री कैलकुलस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स ग्रेड 10 में, तो ये आपका फर्दर डिवाइड करेगा। या तो आप अप्लाइड मैथ ले लोगे ग्रेड 11 में, जिसको या फिर आप ले लोगे प्री कैलकुलस। कोर्सेज का नाम क्या कहलाता है? ये कहलाता है कि जी ग्रेड 10 में जो आप कोर्स लेते हो उसको कहते हैं, वो आ जाता है 20S की कैटेगरी में। फिर ग्रेड 11 में आएगा 30S और इसी तरह से ग्रेड 12 में आएगा 40S। नाउ इसी तरह से ELA के भी इसी तरह से कोर्सेज होते हैं 20, 30, 40। साइंस में भी साइंस में आपको मैं फिर समझा देती हूँ। ग्रेड 10 तक आप सिर्फ साइंस पढ़ रहे होते हो। ग्रेड 9 में 10F कहलाती है साइंस, ग्रेड 10 में 20S कहलाती है साइंस। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास ग्रेड 11 और 12 में, जब आपने साइंस एक बेसिक साइंस पढ़ ली, जिसमें आपका केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल गए, यानी जनरल साइंस जिसे आप बोलते हो, तो फिर आपके पास आ जाता है ग्रेड 11 और 12 के लिए चूज करना कि आप फर्दर इन डेप्थ क्या स्टडी करना चाहते हैं, यानी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज किस में करना चाहते हो, जिसे आप स्पेशल कोर्सेज कहते हो। उसमें आपके पास अगर आप बायो करते हो तो फिर वो कहलाता है 30S एंड 40S। इसी तरह फिजिक्स 30S 40S, केमिस्ट्री 30S 40S। तो इस तरह से इन लोगों के कोर्सेज को नाम दिया जाता है,
ठीक है। इसी तरह से ईएलए में भी इन डेप्थ आप देख सकते हो, सोशल स्टडीज़ में भी इसी तरह से होता है कि सोशल स्टडीज़ है, फिर ज्योग्राफी है, फिर हिस्ट्री है, कंटेम्प्रेरी पता नहीं क्या चीज़ है, इसके अलावा कैनेडियन ज्योग्राफी है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑब्वियसली मैं लिंक्स डालूंगी, अगर आप चाहें तो और पढ़ सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी हम 13 क्रेडिट्स की जो बात कर रहे हैं जिसके अंदर ऑप्शनल आ जाता है, तो फिर ऑप्शनल मैथ क्या हुई? तो ऑप्शनल मैथ होती है कैलकुलस। इसी तरह से अगर आप और कुछ ले जाते हो साइंस में कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट्स, तो वो चूज़ कर सकते हो, सोशल स्टडीज़ के दे सकते हो। इसी तरह से अगर फ्रेंच लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। अदर सेकंड लैंग्वेजेस लाइक अगर आप फ्रेंच पढ़ना चाहते हो या चाइनीज़ जो भी लैंग्वेज होती है उसे कुछ कहते हैं, अभी मैं याद नहीं कर पा रही उस लैंग्वेज को कहते हैं, या जर्मन पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हो, या और कोई लैंग्वेजेस हो गई। इसके अलावा करियर डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, साइकोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, और टेक्नोलॉजी एजुकेशन है, और इसी तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ कोर्सेज हैं। या इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, फ्रॉम बोर्ड टू बोर्ड, फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस के यहाँ पे कौन से कोर्सेज ऑप्शनल कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। नाउ जो मैंने आपसे बात की थी कंपल्सरी 17 क्रेडिट्स, ये तो हर स्कूल में एक ही जैसे कोर्स ऑफर होते हैं, आपको उनमें लेना होता है, वो उन्हीं में से चूज़ करना होता है। लेकिन अगर आप ऑप्शनल की बात आते हैं तो फिर आप इट डिपेंड्स कि आप अगर किसी छोटे से स्कूल से कर रहे हो, किसी छोटी कम्युनिटी से कर रहे हो, तो यूल बी हैविंग लेस ऑप्शंस। अगर आप किसी बड़े सिटी से और किसी बड़े स्कूल बोर्ड से कर रहे हो तो यूल बी हैविंग मोर ऑप्शंस, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास बच्चों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली उनकी वो ज़्यादा कोर्सेज ऑफर करते हैं, वो ज़्यादा टीचर्स हायर कर सकते हैं। उनके स्कूल सिस्टम यानी उनकी स्कूल की बिल्डिंग कितनी बड़ी है, इसमें भी बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ती है कि वो ज़्यादा कर सकते हैं कोर्सेज ऑफर या कम कर सकते हैं। तो इट वेरीज। नाउ अगर हम बात करते हैं, अब ये मैंने आपको सरसरी सा बता दिया, तो ग्रेड 9 to 12 आपके पास 30 क्रेडिट आवर्स आपने कंप्लीट करने। अब जो लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं दिमाग में जैसे कि मैं, तो मैं ये देख सकती हूँ कि अगर एक साल में 10 पीरियड्स होते हैं, क्योंकि एक सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में 5, दूसरे सेमेस्टर में 5, तो टोटल 10, तो 10 times 4 इज़ 40। तो आप कैसे करते हो? तो ये बिल्कुल आप बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो फ्री लेसन्स भी उनको मिल जाते हैं, क्योंकि उनको 40 पूरे करने होते, 30 क्रेडिट आवर्स पूरे करने हुए। टोटल उनके पास 40 पीरियड्स मौजूद हैं, यानी 40 क्रेडिट आवर्स की गुंजाइश मौजूद है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा क्रेडिट्स भी लेते हैं, क्योंकि उनको होता है कि व्हाई नॉट। तो मैं ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो कि बहुत अच्छा लेते भी थे और एक्सेल भी करते थे। अगर आप कहते हैं नहीं जी हमें तो 30 ही करने हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन हैव सम फ्री लेसन्स। कोशिश ये होती है कि ग्रेड 9 में बच्चों को बिल्कुल कोई फ्री लेसन ना दिया जाए, उनको कंप्लीट 10 के लिए उनको बिजी रखा जाए। 10 to 12 में देन उनको ऑप्शन मिल जाती है थोड़ी बहुत आगे पीछे होने की, क्योंकि यहाँ पे जब बच्चे हाई सेकेंडरी में आते हैं, यानी कि हाई स्कूल में आते हैं, तो फिर वो अक्सर पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं, कम्युनिटी वर्क में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो उनको दे नीड सम फ्री लेसन्स, प्लस असाइनमेंट्स कंप्लीट करना है, या और किसी को जो भी उनके टास्क हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, दे नीड फ्री टाइम फॉर दैट एज वेल। तो फिर वो अपने ग्रेड 10 to 12 में कोशिश करते हैं कि कुछ फ्री लेसन्स रख के अपने 30 क्रेडिट आवर्स को वो पूरे कर लें। तो आई होप मैं बताने में थोड़ा सक्सेसफुल हुई हूँ आपको सिस्टम कि यहाँ पे क्या है। अब आ जाता है इनों की इवैल्यूएशन कैसे होती है, इनकी असेसमेंट कैसे होती है। असेसमेंट का ये हिसाब किताब है कि इनों के इंटरनल फाइनल एग्जाम्स होते हैं और उसका तकरीबन 20% वेटेज होता है। इनके कंप्लीट जो इनका 100% की इनकी वैल्यूएशन है जो हर जगह होती है, तो उनका 20% वेटेज होती है इंटरनल फाइनल एग्जाम्स के, ठीक है। और बाकी की जो होती है, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना एवैल्यूएशन क्राइटेरिया आपको बताऊं, तो मैंने इनके अटेंडेंस के 5% रखे हुए हैं, इनके होमवर्क के 5% है, इनके क्लास पार्टिसिपेशन के 5% है, इसी तरह से इनके असाइनमेंट्स के कुछ परसेंटेज है, इट वेरीज। इसके अलावा इनके क्विजेज के कुछ परसेंटेज है, इसके अलावा इनके प्रोजेक्ट जो ईयर एंड जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसके इनकी परसेंटेज है। इसके अलावा इनका मैंने करियर असाइनमेंट एक रखा हुआ है, ऑल्दो आई एम अ मैथ एंड केमिस्ट्री टीचर, लेकिन इनका मैंने एक करियर असाइनमेंट फिक्स किया हुआ है, उसके 5% है। इसके अलावा इनके फाइनल एग्जाम्स के 20% है। तो ये सब मिला के आपका 100% बन जाता है। नाउ इट कम्स टू द पॉइंट कि क्या है इनके एक्सटर्नल एग्जाम्स होते हैं, प्रोविंशियल्स होते हैं? जी डेफिनेटली होते हैं। और प्रोविंशियल एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ तो इनका सिर्फ
सिर्फ ELA और मैथ के प्रोविंशियल एग्ज़ाम्स होते हैं। जी बिल्कुल, आप सही समझे, ये थोड़ा सा हैरत की बात है, क्योंकि हम पाकिस्तान में तो बहुत ही खोता बनते हैं कि जी हमारे 10-10 हमने सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स दिए हैं जो कि हम थक जाते थे। लेकिन द थिंग इज़ कि यहाँ पे इनके प्रोविंशियल एग्ज़ाम्स जो कि एक्सटर्नल्स कहलाते हैं इनके, वो सिर्फ 2 होते हैं। वो होते हैं ELA के और एक मैथ का, और दैट इज़ इट। ठीक है, उसकी जो वेटेज होती है, अभी जहाँ तक मेरी मेमोरी काम करती है, 20% वेटेज है हमारे जो टोटल ओवरऑल बच्चे की इवैल्यूएशन में। तो ऐसा नहीं है कि अगर अल्लाह ना करे प्रोविंशियल्स में अगर ये लोग फेल हो जाएं, जैसा हम अल्लाह ना करे फेल हो जाते थे तो हमें वो एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ता था, और सप्ली जैसे बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। उस एग्ज़ाम में अगर वो फेल हो जाते हैं तो उसकी वेटेज इनके ओवरऑल परसेंटेज में, यानी फाइनल ग्रेड में, सिर्फ 20% की है। तो अगर लेट्स सपोज गॉड फॉरबिड वो फेल हो गए हैं, तो बाकी अगर वो अपने स्कूल उसमें 60% लेकर बैठे हुए हैं आउट ऑफ 100, और 20% में उनका 0 आ रहा है, लेट्स सपोज, लेट्स अज्यूम, तब भी वो पास हो जाएंगे। अगर 5% आ रहा है और वो ऑलरेडी 60% लेके बैठे हुए इंटरनली, तो 65% लेके वो पास हो जाएंगे ना। पासिंग परसेंटेज कितनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 50% इनकी पासिंग परसेंटेज है। तो जो बच्चे 50% से ऊपर लेते हैं वो पास हो जाते हैं और नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो 30 क्रेडिट्स हैं, कोई क्या कंपल्सरी क्रेडिट्स आपको उस पर्टिकुलर ग्रेड में लेना ज़रूरी है? ऑप्शनल आप अपनी पूरे 4 साल की ज़िंदगी जो भी है, आपके जो हाई स्कूल का 4 ईयर्स हैं, उसमें कभी भी पूरे कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर अल्लाह ना करे आप फेल हो जाते हैं उस क्रेडिट आवर में, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो यू हैव अ चांस, आप उन 4 सालों में उस, अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप उस कोर्स को रिपीट भी कर सकते हैं। अगर आप उन 4 सालों में उस 30 क्रेडिट आवर्स को, यानी 30 क्रेडिट आवर्स को कंप्लीट नहीं कर सके ड्यू टू वट एवर रीज़न, तो फिर आपको आप ग्रेजुएट नहीं होते, फिर आपको फिर एक और साल करना पड़ता है, एंड इट्स ऑन एंड सो फोर्थ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रही हूँ। और मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ, मेरे हाथ में वो पेपर है जो कि हम कोर्सेज जो ऑफर कर रहे हैं अपने स्कूल में, बिकॉज आई लिव इन अ स्मॉल कम्युनिटी। तो मैं आपको ये बता दूं कि हम क्या कोर्सेज ऑफर करते हैं। मैं सीधे ऑप्शनल पे चली जाती हूँ कि कंपल्सरी के बारे में मैंने आपसे बहुत डिस्कस कर लिया। हम यहाँ पे करते हैं फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन इकोलॉजी, नॉलेज ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड टुडे, वुडवर्क टेक्नोलॉजी, विजुअल आर्ट्स, ड्राफ्टिंग डिज़ाइन, इंडिजिनस स्टडीज़। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है लाइफ वर्क बिल्डिंग, करियर डेवलपमेंट, और अभी साइकोलॉजी भी टीच की जा रही है, क्रिएटिव प्रमोशंस, डिजिटल फिल्म, डिजिटल एंड देन कीबोर्ड प्रिंट कम्युनिकेशन। इसके अलावा है फैमिली स्टडीज़, और मैं निकाल के निकाल रही हूँ आपको लाइफ वर्क ट्रांजिशनिंग एंड ऑल दैट। ये हमारे यहाँ ऑफ़र किया जा रहा है। लेकिन मैं अगर किसी और स्कूल बोर्ड्स की बात करूँ तो मैं जल्दी से वो भी आपको बता देती हूँ कि वो लोग क्या ऑफ़र करते हैं। यहाँ पे जो कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको, म्यूज़िक के भी कोर्सेज होते हैं, आर्ट्स के भी होते हैं, लैंग्वेजेस के भी होते हैं, और इसके अलावा मैं जल्दी से आपको बता दूं क्योंकि मुझे पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ एजुकेशन है, लाइब्रेरी है, लाइफ स्किल्स है, आउटडोर एड हमारे यहाँ भी ऑफ़र होता है, और रिलीजन पे होता है, स्पेशल एजुकेशन पे भी कोर्सेज हैं, अकाउंटिंग एसेंशियल्स है, इकोनॉमिक्स है, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप। दीज आर जस्ट टू नेम द फ्यू। तो ये डिपेंड करता है, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, स्मॉल कम्युनिटीज़ में आपको कम कोर्सेज मिलेंगे, और बड़े सिटीज़ में या बड़े बोर्ड जैसे बोलते हैं एजुकेशन बोर्ड्स में आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब हो सकी हूँ कि हमारा डिफरेंस क्या है। अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की बात करें तो मुझे लगता है कि जी पाकिस्तानी हो गया, इंडियन हो गया, चाइनीज़ हो गया, बांग्लादेशी हो गया, मे बी हम बहुत ऊपर बैठे हुए हैं अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे जब यहाँ पे आते हैं तो दे एक्सेल, क्योंकि उनको बहुत आसानी मिल जाती है। तो ये है कहानी, हिसाब किताब। और अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी हो तो डोंट just put it in the comment section and I'll try my level best to reply to you. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।